थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भजन? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से यार। भजन, मैंने पूछना था, मेरा वीजा 2023 में खत्म होना मार्च में, जी। तो मेरी इंडेफिनिट ड्यू है अगले साल फरवरी में। तो मैं इंडेफिनिट जमा करवा के ट्रैवल कर सकता हूँ? देखें, आपका क्योंकि एप्लीकेशन वैलिड है अभी, बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज़ अब जो नया सिस्टम है उसके तहत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होते हैं, और क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है 2023 तक, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बस इस बात का ख्याल रखें कि कभी कभी जब आप डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को जमा कराते हैं तो केस वर्कर कभी कभी आपको ईमेल कर देता है फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए। कुछ भी, मुझे नहीं पता आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे डाल रहे हैं या आपके 5 ईयर्स पूरे हो गए हैं और उस बेस पे डाल रहे हैं अपना इंडेफिनिट में, उस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास पीछे कोई ऐसा पर्सन है घर के अंदर जो आपकी एब्सेंस में वो डॉक्यूमेंट होम ऑफिस को पेश कर सकते हैं या एटलीस्ट स्कैन करके आपको दे सकते हैं और आप फिर आगे होम ऑफिस को भिजवा सकते हैं, दैन दैट शुड बी फाइन। नॉर्मली भी उन तरह के डॉक्यूमेंट्स में होम ऑफिस थोड़ा आपको टाइम भी देता है, तो अगर आप किसी वजह से ट्रैवल भी कर रहे हैं तो यू कैन आस्क फॉर मोर एक्सटेंशन। उस वक्त ट्रैवलिंग का इशू होता है जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाए एंड यू आर अंडर सेक्शन 3C, या पहले ज़माने में ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता था प्री कोरोना वायरस टाइम के वीज़े जो होते थे, जब आप एप्लीकेशन डालते थे चाहे वीज़ा है भी, पासपोर्ट चला जाता था। अब ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन स्कैन होता है, तो यू वुड बी ओके। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम आपसे एक अस्सलाम। बात पूछनी थी। सर, मेरे भाई ने, वो यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट हैं, उन्होंने मेरी मदर के लिए अप्लाई किया था, और इट्स लाइक द लास्ट ईयर इन सितंबर। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, वो भी हम लोगों ने वैलेंटाइन उन्हें सबमिट कर दिए थे। अब वी हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम देम सिंस देन। तो हमें क्या करना चाहिए? Should we pursue? It's been like a last year. मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि अगर आप उनका जो FCO डिपार्टमेंट है, क्योंकि अगर आपकी मदर ओवरसीज़ हैं और वहाँ से अप्लाई करें, तो जो FCO डिपार्टमेंट है उनको ईमेल करें, चेस करें, और किसी वजह से अगर वो नहीं हो पा रहा तो फिर आप होम ऑफिस को कंप्लेन करें कि जी इतना टाइम गुजर गया, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ऑलमोस्ट अगर लास्ट ईयर अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 11-12 मंथ्स हो गए, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो ज़रूरी है कि आप प्लीज़ उनको चेस करवाएं होम ऑफिस को थ्रू द FCO या कंप्लेन डिपार्टमेंट के थ्रू, एंड देन ट्राई टू गेट द आंसर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
میرا سوال ہے سی کہ جی میری سسٹر دی شادی ہوئی ہے انڈیا اور ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ थैंक यू सो मच। देखें, जो इंडिया में आप शादी करते हैं, एज लॉन्ग एज वो इंडियन वो जो रजिस्ट्रेशन स्कीम होती है उसके थ्रू आप निकलवा लें तो दैट इज़ फ़ाइन। वो सिर्फ यूके का लॉ ये है कि जो आपकी शादी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान में आप अपनी ट्रेडिशनल शादी करवा के एज़ लॉन्ग एज बाद में मैरिज ब्यूरो से आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन इशू करवा लेते हैं जो लोकल काउंसिल से इंडिया में भी इशू होता है, दैट शुड बी फाइन। वो यूके में डिफरेंट होता है कि गुरुद्वारे की शादी को वो ये नहीं मानते जब तक रजिस्ट्रार ऑफिस से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाते। लेकिन इंडिया में जाके आप शादी करते हैं, पाकिस्तान में जाके शादी करते हैं, आपके केस में इंडिया में, तो आप गुरुद्वारे में भी कर लें, लेकिन एज लॉन्ग एज जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उससे आप मैरिज सर्टिफिकेट इशू करवा लें, जो मैरिज सर्टिफिकेट इंडिया में भी हर जगह रिकग्नाइज्ड है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब से बात करें। जी मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। जी तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब वो मैंने अपने बेटे के लिए ब्रिटिश एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया था फिर से यूके से जी। तो सवाल ऐसा है कि वो पासपोर्ट जमा हुए हमारा, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्लामाबाद में 2 साल हो गए, अभी तक उन्होंने कोई पासपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया ना। उन्होंने अगले दिन भी बेटा गया तो उसने कहा जी कि वो अभी तक तो आपका पासपोर्ट नहीं आया, वीज़ा लगा हुआ है। ताकि दूसरी फैमिली हमारी सारे आ गए, वो बच्चा, तो उसका क्या हल होना चाहिए? मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम गुजार लिया तो आपको ऑफिशियली होम ऑफिस को कंप्लेन करनी चाहिए। वो एक होम ऑफिस का अलग डिपार्टमेंट है जो कंप्लेंट्स को डील करता है, और जहाँ भी मैं समझता हूँ 12 महीने से ऊपर टाइम गुजर गया, 11 स्पेशली एंट्री क्लियरेंस केसेस में, तो वहाँ फिर आपके पास यही रेमेडी है कि आप होम ऑफिस को कंप्लेन करें, क्योंकि जो ऑफिशियल कंप्लेन जब आप दायर करते हैं तो वो होम ऑफिस काफ़ी सीरियसली लेता है। बिकॉज अगर होम ऑफिस उस कंप्लेन को प्रॉपर तरीके से डील ना करे तो जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप MP लिएज़ॉन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो उससे होम ऑफिस को और भी इशूज़ होते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से कंप्लेन को हैंडल ना करें। तो क्योंकि आपका वेट वाला पीरियड है और इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया और ये एंट्री क्लियरेंस का मैटर है और बाकी सारी फैमिली को उन्होंने वीज़े दे दिए हैं, तो दैट इज़ एन ऑप्शन जिसको आप सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप बता रहे थे FCO डिपार्टमेंट कॉल करें ना, लेकिन सर हम लोगों ने ना यहाँ पे यहीं से अप्लाई किया था मदर का वीज़ा। ठीक है, मदर कौन से कंट्री में इस वक्त रह रही हैं? हमारे साथ ही रहती हैं, भाई के पास ही होते हैं, ये मैनचेस्टर में। ओके, इधर ही वो रह रही हैं। ठीक है मैम, फिर बेहतर ये है कि आप MP से रब्ता करें और MP को बोलें कि वो होम ऑफिस को चेस करें कि मदर का वीज़ा दे दें, क्योंकि जो MP का डिपार्टमेंट है जब होम ऑफिस को चेस करता है तो होम ऑफिस वाले उसको लाजमी जवाब देते हैं। अलबत्ता मैं एक बात सारों को बता दूं कि अब देखने में आया, और मैंने लास्ट वीक भी जिक्र किया था, कि बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का जवाब होम ऑफिस वाले अब देना शुरू कर दिया है। वो ये बोल रहे हैं कि जी कोरोना वायरस की वजह से हमें टाइम लग रहा है और इसकी वजह से बड़ा कम्प्लेक्स केस है आपका और हम आपको अनकरीब जवाब दे देंगे। और काफ़ी लोग उससे होते हैं कि भाई क्या कम्प्लेक्स केस है, तो ये एक स्टैंडर्ड उन लोगों का है जवाब। तो उस वक्त सिवाय सब्र के आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे पर्सनली तो मेरिट केस का नहीं पता कितना ज़्यादा आपके केस में मेरिट के आप पुश कर रहे हैं कि जी वीज़ा मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं, जिस तरह मैं पहले वाले कॉलर को भी बोल रहा था, अगर MP डिपार्टमेंट से आप नाखुश हैं कि वो प्रॉपर तरीके से होम ऑफिस को नहीं उठा सक रहे कि होम ऑफिस आपका जवाब दे दें, दी ओनली अदर ऑप्शन यू हैव इज़ कि आप होम ऑफिस के खिलाफ कंप्लेन करें। लेकिन कंप्लेन का एक प्रॉपर प्रोसेस है, होम ऑफिस का एक अलग ईमेल सर्विस है, एक ऑनलाइन समझ लें फॉर्म फिलिंग सर्विस है जिसके थ्रू फिर आप ऑफिशियल कंप्लेन रेज करते हैं। उससे फिर होम ऑफिस और सीरियसली इस मैटर को लेता है, बिकॉज वो फिर आप एक प्रोसेस के थ्रू कंप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, 2.5 पाउंड आपके मार्केटिंग के पक्के हो गए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं UK आया था अप्रैल 2017 में जी, और मैंने
विजिट वीज़ा पे आया था मैं, फिर मैंने आके यहाँ पे असाइलम क्लेम किया नेक्स्ट डे, जी और असाइलम क्लेम करने के बाद फिर 6 मंथ के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, वो रिफ्यूज़ हो गया था, और फिर मैंने फर्स्ट ट्राइब्यूनल में मैं गया, उधर भी मेरा रिफ्यूज़ हो गया। जी उसके बाद मैंने अपर ट्राइब्यूनल में ट्राई की अपील के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वहाँ से। तो फिर मैंने भी लास्ट 4 मंथ्स पहले मैंने एक फ्रेश क्लेम सबमिट किया, और अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मेरी एज है 23 और मैं अभी यूनिवर्सिटी के यूके में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी मैं। जी तो मैं जानना ये चाह रहा था कि मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे अपने आप को लीगलाइज करने के लिए, कि अगर मैं अपनी डिग्री कर लेता हूँ तो क्या मुझे कुछ बेहतरी हो सकती है मेरे लिए, और जो मेरा बड़ा भाई यहाँ पे वो ब्रिटिश सिटीजन है, वो यहाँ पे सेटल्ड है। ऑलराइट, देखें, लोगों को इस मुल्क में एप्लीकेशन डालने के 4 बड़े तरीके होते हैं लोगों के। अब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, नथिंग टू डू विद योर केस, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है पहले मैं वो थोड़ा सा जिक्र कर दूँ कि क्योंकि आपने असाइलम क्लेम किया हुआ है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आप टेक्निकली ओवरस्टेयर हैं, क्योंकि आपके सारी अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गई हैं। ज़्यादातर जो है पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट एप्लीकेशन, स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशंस या बाकी एप्लीकेशंस, उसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास सर्टन वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और ऐसा वाला वीज़ा जिसमें स्विचिंग अलाउड हो, बिकॉज ज़्यादातर वीज़ों में आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है। सर्टन कैटेगरीज वीज़ाज़ में आपको स्विचिंग अलाउड होती है, लेकिन वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं। उससे हट के एप्लीकेशंस होती हैं जो स्पाउस वाली होती हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर होती हैं कि आपका फैमिली लाइफ इधर क्रिएट होगी है। वो भी यकीन, मैं अगर आप मेरे आप शो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रॉम केस टू केस। तो बिल्कुल देयर इज़ एन एलिमेंट कि आप ओवरस्टे हो के भी ह्यूमन राइट वाली एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ के ऊपर, लेकिन वो फिर मैटर करता है कि जो आपकी पोटेंशियल स्पाउस या करंट पार्टनर हैं, 2 साल से हैं या नहीं, या स्पाउस जो हैं आपके, अगर आपकी शादी होगी, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं कि आप ये कंट्री छोड़ के वो आपके साथ नहीं जा सकती, या रिलेशनशिप में कोई ऐसा बच्चा हो जाए जो जिसके आप बेशक स्टेप फादर हों, वो चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आ जाते हैं यूरोपियन लॉ के अंडर। अब सारी बात है यूरोपियन लॉ में अब चीज़ बड़ी डिफरेंट होगी है, बिकॉज 31 दिसंबर के बाद हम लोग यूरोपियन EU से बाहर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, तो वो अब प्रीटी मच दरवाज़ा काफ़ी लोगों के लिए बंद हो गया, अनलेस जिनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है प्रायर टू 31 दिसंबर। तो मेनली यही होता है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन, ह्यूमन राइट एप्लीकेशन, यूरोपियन रेगुलेशन की एप्लीकेशन। ह्यूमन राइट में ज़्यादातर लोग फैमिली एप्लीकेशन डालते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट एप्लीकेशन होती है ह्यूमन राइट्स के अंदर, उसमें 2012 के बाद कानून आ गया है कि ज़्यादातर वो कहते हैं कि आपको 20 साल इलीगल इस मुल्क में हो गए हो। इससे पहले लोग बात करें, क्योंकि मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं नहीं तारिक भाई, एक और कानून भी कि अगर 20 साल से कम टाइम भी हो गया हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी बार है वो बड़ी मुश्किल है। उसमें आपको ये शो करना पड़ता है कि देयर वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स कि आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते। और स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं, उनके लिए होम ऑफिस का व्यू ये होता है, कंट्री इन्फॉर्मेशन गाइडेंस भी जो कंट्रीज़ की होती है कि जी वो वहाँ जाके रह सकते हैं। हाँ, सिंगल वुमन के लिए थोड़ी बात डिफरेंट होती है, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आई कैन अंडरस्टैंड उनकी बात डिफरेंट होती है, नॉट सो मच एज इन इंडिया। कंट्री गाइडेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, उनसे बात करें, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एवरी रूट के अंदर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और अपने चीज़ें जिनको मेरिट्स हैं, जिनको आपको मीट करना पड़ता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अपना सवाल पूछ लें। जी मेरा नाम वसीम है। जी वसीम, टीवी को ना सुने, आप मुझसे बात कर लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अच्छा जी, मेरा नाम वसीम है। मैं डिसेबल हूँ, मैंने शादी की पाकिस्तान में। तो मेरा नाम वसीम है, मैंने शादी की पाकिस्तान में रिसेंटली जी, और मैं डिसेबल हूँ। मैं हाई रेट मोबिलिटी लेता हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ को यहाँ बुलाना, तो मेरे क्या चीज़ ज़रूरत, क्या कौन सी चीज़ चाहिए मुझे? ओके, आप डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं? हाँ जी। ओके, थैंक यू। मेरी बात गौर से सुन लें। जी जब आप अपने स्पाउस को बुला रहे होते हैं, जहाँ तक स्पाउस की बात है, उनको तो आपको पता है अपना टीबी टेस्ट करवाना है स्पाउस ने पाकिस्तान में, और इंग्लिश का टेस्ट पास करना है जो आइल्स है।
جب آپ ادھر کی بات کرتے ہیں تو موٹی موٹی 3 بڑی چیزیں آپ کو چاہیے، جس میں آ جاتی ہے مینٹیننس، اکوموڈیشن اینڈ ریلیشن شپ کی جی آپ کی جینوئن ہے، جو کہ ظاہری بات ہوگی کیونکہ جینوئن ریلیشن شپ کا یہ مطلب ہوتا ہے ہوم آفس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ فزیکلی اس کنٹری میں گئے ہیں اور آپ نے جا کے شادی کی ہے. تبھی جو لوگ پراکسی شادی کرتے ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے، یا جو ٹیلی فون پہ شادی کرتے ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے. تو دے وانٹ یو فزیکلی گوئنگ ان ٹو دا کنٹری اور آپ شادی کرتے ہیں. اور جہاں تک بات اکوموڈیشن کی ہے تو اگر آپ اپنے گھر میں رینٹ میں رہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ایز لانگ ایز گھر کے اندر جگہ ایک اور بندے کی، تو دیٹ از سفیشینٹ. تو ہم لوگوں کو یہی بولتے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیرنٹس کے گھر پہ رہ رہے ہیں، تو ہوم انسپیکشن رپورٹ کروا لیں جو کنفرم کرے گا کہ گھر میں جگہ ایک اور بندے کی. اور اگر آپ نے ایکسکلوسیولی رینٹ پہ گھر لیا ہے، چاہے کاؤنسل سے، چاہے خود آپ کے پاس ہے پرائیویٹلی، تو پھر آپ کو یہ ہوم انسپیکشن رپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. مین بات آ جاتی ہے مینٹیننس کے اوپر، بیکاز مینٹیننس کے اوپر وہ 18,600 مانگتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ڈسیبلٹی ہے، ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہے ہیں، تو وہ ایگزمپٹ ہوتے ہیں 18,600 سے. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈیکویٹ مینٹیننس. اب ایڈیکویٹ مینٹیننس کا ایک فارمولا ہے جو اپلائی ہوتا ہے، جس کے بعد ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کیا جو آپ کو بینیفٹ مل رہے ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایڈیکویٹلی مینٹین کر سکتے ہیں. یعنی تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کسی بھی کمپٹنٹ بندے سے بات کریں تو وہ آپ کے ساتھ 5 منٹ ٹیلی فون پہ لگا کے آپ سے کچھ فگرز لے کے آپ کو بتا دیں گے کہ کیا آپ کے جو بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں وہ ایڈیکویٹ مینٹیننس پورے کرتے ہیں. یعنی کیونکہ اس کا ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے جو ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ سے رینٹ پوچھنا پڑتا ہے آپ کا کتنا ہے، باقی بینیفٹس آپ کے کتنے ہیں، اگر کوئی پارٹ ٹائم امپلائمنٹ ہے وہ کتنی ہے، اور پھر ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ ایڈیکویٹ مینٹیننس اپنی پوری کر رہے ہیں یا نہیں. تو وہ آپ کسی بھی کمپٹنٹ پرسن سے بات کریں گے، وہ 5-6 منٹس میں آپ سے سوال پوچھ کے آپ کو آپ کی انکم ڈیٹیلز اور ایکسپینڈیچر ڈیٹیلز پوچھ کے، مینلی رینٹ آپ کا پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ایڈیکویٹ مینٹیننس پوری کر رہے ہیں یا نہیں. اینڈ دین یو کین آبویسلی اسپانسر یور اسپاؤس جہاں سے بھی وہ آ رہی ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا پورا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ چینل کو دیتے ہیں، شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم بریک پہ جاتے ہیں. آئی ول میٹ یو آن دی ادر سائڈ آف دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی میں اپنے ہسبینڈ کو کیسے بلاؤں؟ فی الحال میں کام نہیں ابھی کر رہی ہوں کیونکہ میرے 2 بچے ہیں. جو چھوٹی بچی ہے وہ تھوڑی سی بیمار ہے، تو انہوں نے وزٹ ویزے کے لیے پہلے اپلائی کیا تھا اپنے بچی کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان کا ریفیوز ہو گیا تھا. جی تو اب دوبارہ انہوں نے اپلائی کیا تھا چھوٹی کو دیکھنے کے لیے، تو پھر بھی ریفیوز ہو گیا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو آپ کی کال کا. دیکھیں اگر وزٹ ویزا کوئی اپلائی کر رہا ہے اور یہ بار بار ریفیوز شادی سے ہاں میری شادی سے پہلے بھی وہ آئے تھے تو ان کا ریفیوز ہوا تھا. انہوں نے پہلے اپنی طرف سے ٹرائی کیا تھا، پھر انہوں نے مجھ سے شادی کی. اس کے بعد میں ادھر آئی ہوں، اس کے بعد میرے بچے ہو گئے، میں پریگننٹ ہوئی، تو اس کے بعد ریفیوز ہو گیا دوبارہ. اب ذرا میری بات سن لیں پلیز. جی دیکھیں ابھی کیونکہ وہ وزٹ پہ آنا چاہتے ہیں اور وزٹ ایک دفعہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دے تو ہم لوگوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا آپ جو انہوں نے جس الزام پہ ریفیوز کیا ہے اس کو پھر چلا لو. آپ ٹی وی پہ سن لیں، نو پرابلم. اوکے تھینک یو آپ کی کال کا. آئی کین انڈرسٹینڈ وہ بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ آپ نے ٹی وی آن کر لیا. میں آپ کو 1-2 سیکنڈ اور دیتا ہوں تاکہ آپ نے اگر آرام سے ٹی وی آن کر لیا تو میں پھر آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ بہت پرابلم ہو رہی ہے آج کل. وزٹ ویزے کافی زیادہ ریفیوز ہوتے ہیں ہوم آفس کی طرف سے. اور میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں وزٹ ویزے پہ اگر کوئی اسٹریٹ فارورڈ خامی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وزٹ ویزا ریفیوز ہوا ہے تو پہلے آپ اس خامی کو درست کریں اور دوبارہ اپلائی کریں. اور اگر سیکنڈ ٹائم بھی وہ ریفیوز کرتے ہیں اور ان ریزنیبل طریقے سے ریفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چیلنج کریں.
चैलेंज का तरीका ये कि जुडिशल रिव्यू में एकदम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक होम ऑफिस का डिपार्टमेंट है जिसको आप एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल ख़त लिखते हैं और आप उनको कहते हैं कि जी ये डिसीजन अनरीज़नेबल है, हमारी नज़र में डिसीजन ओवरटर्न होना चाहिए, और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम जुडिशल रिव्यू में जाके ये एप्लीकेशन डालेंगे। देयर इज़ अ रीज़नेबल पॉसिबिलिटी कि जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है वो शायद डिसीजन को ओवरटर्न कर ले, लेकिन ये केस बाय केस मैटर करता है। तो ये तो होगी विजिट वीज़े की बात। अब जारी बात है, आपको भी बात पता है कि अपेंडिक्स FM के अंदर अगर आप 18,600 नहीं कमा रही तो थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन उसमें अपेंडिक्स FM के अंदर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रूल भी है कि अगर किसी वजह से आप 18,600 नहीं कमा रही तो आप अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम कि अगर आपके हस्बैंड तालीम शुदा हैं वो यहाँ आके जॉब ढूंढ सकते हैं और उनको जॉब 18,600 की मिल सकती है, तो उस बेसिस पे भी आप अपेंडिक्स FM अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि डिस्क्रेशन होम ऑफिस को काफ़ी बड़ी दी है, लेकिन क्योंकि ये इमिग्रेशन रूल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको बड़ा स्ट्रांगली कोर्ट में जाके फिर चैलेंज कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप विजिट वीज़ा ही बेशक अप्लाई कर लें और प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें अगर विजिट वीज़े को वो अनरीजनेबल तरीके से रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उनको स्पाउस वीज़े पे बुलाना चाहते हैं और आप 18,600 अपने बच्चों की वजह से नहीं कमा सकती, तो जो इमिग्रेशन रूल के अंदर ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, जो उन्होंने बोला हुआ है कि जिन लोगों पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अप्लाई करते हैं तो वो 18,600 की बजाय इनको यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल सोर्स के तौर पे, वो आप उस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी प्लीज़ कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो आपको उसके ऊपर मशवरा दे। बस इतनी मैं बात बोलूँगा कि अगर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर रिलाई करने लगे 18,600 की बजाय, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, मीनिंग कि जी शायद कोर्ट तक आपको जाना पड़े होम ऑफिस के ख़िलाफ़। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल था आपसे। बेसिकली मेरा कज़न है, वो पाकिस्तान में होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है यहाँ पे यूके में। उसने वैसे फ़ोन पे उनकी फेसबुक पे बातचीत हुई है उनकी, तो 7-8 माह हो गए उनके ना बातचीत करते जी। अप्लाई किया था लड़की ने ना। सॉरी, आप बीच में कट गई आपकी बात। आपने क्या बोला बीच में? 7-8 माह की रिलेशनशिप है, फिर क्या हुआ? हाँ जी, फोन पे मैसेज पे उनके बात होती है, फेसबुक पे वीडियो चैट होती है, उन पे बातचीत करते हैं फेसबुक पे। तो वो 7-8 माह का हो गया उनसे बातचीत करते हुए। तो उन्होंने रिसेंटली लड़की ने वीजा अप्लाई किया था पाकिस्तानी, तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट मांगी है, तो जिसकी वजह से अभी वो कहती मैं अभी जाना नहीं चाह रही, हॉलीडे आ गया बीच में, ये क्रिसमस है तो दोबारा लॉकडाउन हो गया, तो वो पाकिस्तान जाना नहीं चाह रही अभी। तो वो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, इसमें कोई चांसेस हो सकते हैं अगर कोई हम उसका यहाँ पे लड़की की बिहाफ पे प्री सेटलमेंट अप्लाई करें अनमैरिड पार्टनर की बेस पे? अच्छा, लड़की यूरोपियन है? जी जी, और यहाँ पे काम भी कर रही है यहाँ पे ना। ओके, देखिए आई अंडरस्टैंड। देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैं आपको पहले एक बात समझाता हूँ, क्योंकि अब ये काफ़ी इशू ड्यूरेबल रिलेशनशिप का निकल रहा है। पहले तो मैं बताता हूँ कि होम ऑफिस क्या व्यू लेता है ड्यूरेबल रिलेशनशिप, बिकॉज सारी बात है ये हम बात करें, क्योंकि अगर आपकी शादी हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस या पाकिस्तान जाके वो शादी कर लेते हैं तो ये तो फिर स्पाउस कहलाते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर में आ जाते हैं। ड्यूरेबल रिलेशनशिप में होम ऑफिस का ये व्यू होता है कि जी आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो। EU के अंडर 2 साल नहीं है, लेकिन जज प्रैग्मेटिक अप्रोच लेते हैं, यानी कि वो सेंसिबल तरीके से देखते हैं कि सिलसिला क्या है। अब अगर जुमा 8 दिन हुए, कोई एक दूसरे को जानता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ये बोलना कि जी दे आर इन अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप। हाँ, अगर किसी का टेक्निकली निकाह हो जाता है और वो बाद में शादी करना चाहते हैं तो वन कुड आर्ग्यू कि देखें जी ड्यूरेबल रिलेशनशिप है, तभी तो किसी ने निकाह किया है। लेकिन ये बड़ी catch-22 सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज जारी बात है कि अगर आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप को होम ऑफिस की डेफिनेशन देखें तो वो बोलते हैं कि जी उस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप 2 साल से रिलेशनशिप हो। अगर आप होम ऑफिस की डेफिनेशन को नहीं देखते, आप अपने ऊपर जाते हैं EU रेगुलेशन, तो आप कह सकते हैं, हम आर्ग्यू कर सकते हैं उस बात को, लेकिन 6 महीने फिर भी बड़ा कम टाइम है। अब अक्सर लोग जो सिचुएशन में मेरी नज़र में हम एक जनरल बात करें, प्लीज़ आप इसको एडवाइस ना समझें, बिकॉज अगर हम होम ऑफिस की वेबसाइट देखते हैं और काफ़ी लोग अभी उससे परेशान हैं, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी हम 31 दिसंबर तक आपको बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो आप जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं।
تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں طارق بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر اس کو ناٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنز اگر سیدھے طریقے سے دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بے شک ابھی اپلائی نہ کریں، ایز لانگ ایز آپ کی اسپاؤس اس کنٹری میں آ کے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہے، آپ جون 2021 تک اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیوریبل ریلیشن شپ کے اندر ہیں تو پھر تھوڑا ٹرکی بات ہو جاتی ہے، بیکاز اگر آپ ہوم آفس کو بعد میں لکھتے بھی ہیں 31 دسمبر کے بعد کہ جی میں ڈیوریبل ریلیشن شپ میں تھی یا تھا اس بندے کے ساتھ اور میں اب اپلائی کر رہی ہوں، تو وہ مڑ کے کہہ سکتے ہیں جی کون سی ڈیوریبل ریلیشن شپ، ہم نے تو اس کو ریکگنائز کیا ہی نہیں، بیکاز کورٹ آف اپیل کا کیس لا آیا ہوا ہے جس میں جج نے یہ بولا ہے کہ ڈیوریبل ریلیشن شپ کا پیریڈ ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے ریلیشن شپ ہوم آفس ایکسیپٹ کرے، یعنی کہ اس پہ ویزا ایشو کر کے دے. تو پھر اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے جو بٹوین دا گرے ایریا ہے کہ جی ٹھیک ہے بندہ پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈال دے، بیکاز ظاہری بات ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن جب کوئی ڈالتا ہے تو اس پہ اگر ریفیوزل ہوتا بھی ہے اس بات پہ ہوم آفس کی طرف سے کہ جی وی آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ آپ کی ریلیشن شپ 2 سال کی ہے، آپ کو پھر بھی رائٹ آف اپیل ملے گا، بیکاز ایز لاٹ آف پیپل ناؤ نو، اب لوگوں کی بڑی نالج ہوگی انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ سالہ کیس لا اوور ٹرن ہو گیا، اب ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کے اوپر رائٹ آف اپیل ملتی ہے. تو کم از کم وہ اپیل جب تک آئے گی بندے کی ریلیشن شپ بھی بلڈ ہو رہی ہے، اور اگر اس پیریڈ کے دوران ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ون کوڈ آرگیو ود دا جج یا ود دا ہوم آفس، جج تک شاید نوبت ہی نہ آئے کہ جی دیکھیں ریلیشن شپ تو ایگزسٹ کرتی تھی نا پری 31 دسمبر، کیونکہ ہم نے آپ کو اس بات کی انٹیمیشن دی تھی کہ جی ان کی ہے ان کا ارادہ ہے آپس میں شادی کرنے کا اور بعد میں شادی ہوگی، اور آپ کی اپنی پالیسی یہ بات بول رہی تھی کہ اگر ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی ہے پری دسمبر 2020 تو ہم جون 2021 تک موقع دیں گے آپ کو اپنے ویزے کو مٹیریلائز کرنے میں. سو دیٹ کوڈ بی این آرگیوبل گراؤنڈز ہوم آفس سے جرا کرنے کا. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے جو میں لوگوں سے بولتا ہوں، اور EU لا بڑا EU لا چھوڑ دیں، ہر امیگریشن بڑا کمپلیکس ہے، لیکن آپ کو کمپٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ پلیز ان کے پاس جایا کریں جو دن رات یہ کیسز کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ان کو پراپر طریقے سے آپ کو مشورہ ملے گا اینڈ یو کین موو فارورڈ. تو پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے آرام سے بیٹھ کے مشورہ کریں، اینڈ دین دے کین ٹیل یو کہ ہاں جی یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. بٹ میں نے جو آپ کو ایک جنرل ویو انفارمیشن دی ہے، آئی ہوپ آپ کو وہ فائدہ مند لگے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میرا کوشچن ہے جی، میں لیسٹر سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے 9 سال ہو گئے ہیں یو کے میں آئے ہوئے. جی ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا 11 میں، میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا بعد میں. جی تو اب اگر میں کسی سنگل مدر سے شادی کرتا ہوں تو کیا مجھے ویزا مل سکتا ہے یہاں سے؟ تھینک یو سو مچ بھائی. دیکھیں اگر آپ شادی کر لیتے ہیں میننگ رجسٹرار آفس میں جا کے، تو جب آپ فون بے شک رکھ کے ٹی وی پہ سن لیں، آپ فون پہ ہی سننا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے. تو جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو کیونکہ آپ پہلے اوور اسٹیئر ہیں تو آپ کو 2 میں سے ایک شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں، بیکاز اسپاؤس ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اوور اسٹے ہو جائیں تو پھر فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو ایکسیپشنز میں سے ایک میں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک ایکسیپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اسپاؤس کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ ہوم لائف نہیں گزار سکتے آپ کی ہوم کنٹری میں، جس میں اگر کوئی خدا نخواستہ ان کو میڈیکل کنڈیشن ہے، کوئی اور ایشوز ہیں، اس کی ایک پوری لسٹ ہے ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ان میں سے ایک. لیکن اس میں ایک اور ایکسیپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ میں کوالیفائنگ چائلڈ ہے، بے شک آپ بایولوجیکل فادر نہیں ہیں اس چائلڈ کے، بٹ اگر آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے اس بچے کے ساتھ تو وہ پھر اٹ ول بی ان ریزنیبل اگر آپ پروف کر دیں اس بچے کا اس ملک سے جانا تو پھر آپ کو ویزا ملے گا. اب ظاہری بات ہے اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے خاتون سے جن کا جن کا اپنا کوئی بچہ اور آپ اس کے اسٹیپ فادر بن جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ یو لیونگ ان دا ہاؤس، اور ڈپینڈنگ آن اس بچے کی ایج کے اگر وہ آپ کو ہینڈ ریٹن لیٹر بھی لکھ کے دیتا ہے کہ ہاؤ ہی کنسیڈرز یو. کو ظاہری بات ہے شادی اوور نائٹ تو نہیں ہوتی نا، ریلیشن شپ کچھ عرصہ رہتی ہے، اس کے بعد انسان شادی کرتا ہے تو ایک کلوزنس بچے کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو وہ پھر بڑا ایک آپ سمجھ لیں آرگیوبل / کائنڈ آف اسٹرانگ کیس بنتا ہے کہ جی ریلیشن شپ میں بچہ بھی ہے جو آئی ہوپ اگر وہ برٹش ہے تو کوالیفائنگ چائلڈ ہے، اگر برٹش نہیں ہے تو پھر اس چائلڈ کو یہاں 7 سال سے رہنا چاہیے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی اور یہ بڑا کنفیوز ہوتا ہوں. بڑے لوگ کہتے ہیں ہاں جی بچہ کے پاس تو انڈیفینٹ ہے. کوالیفائنگ چائلڈ انڈیفینٹ والے بچے کو نہیں بولتے. کوالیفائنگ چائلڈ ہوتا ہے یا بچہ برٹش ہو یا اس بچے کو اس ملک میں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہوں. تو ان شارٹ آپ کا آرگیوبل کیس پھر بنے گا. لیکن اگین جس طرح میں آپ کو بول رہا ہوں کہ پرپس آف دس شو اس کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں، قانون سے آگاہی دیں. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن جو آپ کو
सही फिर कानूनी तौर से मशवरा दे के आपकी एप्लीकेशन डालेंगे। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अहमद है। मेरा ये सवाल है कि मैं 2018 में मैंने असाइलम क्लेम किया था। उसके स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद 4 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू बढ़ा हुआ। उसके बाद 1.5 साल बाद दोबारा उन्होंने एक इंटरव्यू पर बुला लिया जी। तो 2018 से अब तक मेरा केस का कोई जवाब नहीं आया। 2 दफा मेरे बड़े इंटरव्यू हो चुके हैं तो अब तो 2020 आ गया। मैंने कंप्लेन भी लिखवाई, एमपी से लेटर्स भी लिखवाए, लेकिन वो कहते हैं जी वेट करें। तो मैं क्या करूं अब? देखिए आप वेट के अलावा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अभी रिसेंटली कोर्ट के अंदर भी एक केस आया, किसी ने होम ऑफिस के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी कि इतने अरसे से मुझे अकोमोडेशन नहीं दी, और जज ने आगे से अभी रिसेंटली, कुछ ऐसे पुरानी बात है, जजमेंट दी है कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो आजकल हालात चल रहे हैं मुल्क के, इट इज़ रीज़नेबल कि अगर होम ऑफिस अपना टाइम ले रही है। सो इन अदर वर्ड्स होम ऑफिस को और मेरे ख्याल से जेन्युइन बात भी है कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा होम ऑफिस के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, होम ऑफिस डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ केसेस तो जब से उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया है बड़ी जल्दी हो रहे हैं, कुछ लोग वो क्रैक में गिर रहे हैं कुछ केसेस, और फिर उनको टाइम लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली केस टू केस मैटर करता है। आई थिंक अगर आप कंप्लेन करते हैं और भाई मतलब लिटरली जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन भी डालते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़ कि जी बड़ा टाइम हो गया है, आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि आगे जज कौन बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से सब्र के अलावा इस वक्त बेहतर और कोई राह नहीं है। थैंक यू सो मच। और आई डोंट नो कंप्लेन की जब आप बात करते हैं आपने कौन सी वाली कंप्लेन की है, बिकॉज जो ऑफिशियल कंप्लेन है, जो होम ऑफिस कंप्लेंट्स प्रोसीजर के थ्रू होती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो मुझे नहीं पता, जब आप लोग कहते हैं ना मुझे कि जी हमने कंप्लेन की है, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ अच्छा जी मुझे बताएं कैसे कंप्लेन की है। वो जी हमने होम ऑफिस को ख़त लिखा है कि जी हम कंप्लेन कर रहे हैं। वो कंप्लेन की बात मैं नहीं कर रहा। कंप्लेंट्स प्रोसीजर होता है जो एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू आप कंप्लेन रेज करते हैं होम ऑफिस को, उसकी बहुत वैल्यू होती है अगर आप वो वाला कंप्लेन रेज करते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा तारिक भाई मेरा एक सवाल है। मैं करंटली स्पाउस वीज़ा पे हूँ और फरवरी में मेरा स्पाउस वीज़ा एंड हो रहा है जी। तो उसकी एक्सटेंशन के लिए मैंने अप्लाई करना था। 2 सवाल हैं। एक ये कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लास्ट 6 मंथ्स के लगाने या 2.5 साल के पीछे सारे लगाने। और दूसरा ये कि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता हूँ या पेपर एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ? इसमें जरा मुझे गाइड कर लो, मैं आपका आंसर टीवी पे सुनूंगा। ठीक है जी। फॉर्म तो ऑनलाइन है और बेहतर है आप ऑनलाइन ही करें, बिकॉज उस पर आपको फ़ायदे बहुत हैं, बहुत जल्दी एप्लीकेशन डिसाइड होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बड़े आराम से अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप चाहें तो होम ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, दे के मे बी इवन प्रोवाइड यू विद पेपर एप्लीकेशन, लेकिन अब हर कोई ऑनलाइन करता है तो बेहतर ये है कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें। जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स की, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को ख़त्म कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चेक लिस्ट आती है, वो चेक लिस्ट के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। मोटा मोटा ये है कि 2 साल के वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपके लिविंग टुगेदर के पिछले 2 साल के, क्योंकि अभी आप अप्लाई करें, और जो 6 महीने के डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के मांगते हैं, अगर आपको आपके करंट एम्प्लॉयर के साथ मोर देन 6 मंथ्स हुए हैं। अगर कम हुए हैं तो फिर पूरे 1 साल के मांगेंगे। तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे खुद ही चेकलिस्ट आ जाएगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक साहब मैंने पूछना है, ये अभी ऑनलाइन पे अप्लाई करते हैं, अपलोड करते हैं फॉर्म लोग, वो तो पैसा काटता है 20 पाउंड उसका बायोमेट्रिक का, फिर उधर बोलता है पाइमर बनाने का, उसका पैसा भी लेता है। तो वो क्या करता है फिर अभी उधर स्कैनिंग करता है क्या? उसने पासपोर्ट का खाली इतना पैसा लेते हैं वो लोग स्कैन करने का? अब हम लोग पेपर भेज दिया अपलोड करके उसका भी फिर क्या करना होगा? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें वो मैं बड़ा अपसेट हूँ इस चीज़ से जो होम ऑफिस ने किया, क्योंकि उन्होंने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट उठा के एक थर्ड पार्टी को दे दिया। पहले ही होता था, अगर आपको याद हो कि आप होम ऑफिस जाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करने के लिए, होम ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पोस्ट होते थे, या आप प्रीमियम सर्विस लेते थे तो आप होम ऑफिस जाते थे। अब होम ऑफिस ने वो सारा कॉन्ट्रैक्ट एक सोपरा कंपनी है उनको दे दिया है, और पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि 150 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, 200 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो अब
उसके बारे में कुछ नहीं है, बट होम ऑफिस की पॉलिसी इस तरीके से होगी। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है और मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। अब हम ब्रेक पे वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। सॉरी शो पे एकदम क्योंकि हमें ब्रेक लेनी पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। एंड प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें चैनल को ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू आपके लव एंड सपोर्ट का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello. जी अस्सलाम वालेकुम। Hiya. Can I speak to the lawyer live, please? You are on the live call and you can speak in English, that's fine. Okay, that's fine. Okay. Hello. Yes, I'm listening to you. You can ask me the question and then you can hear my answer on the on the telly. All right. Okay. I have two questions. So recently, my auntie got married in India and her spouse is from the UK. However, is it okay to use the Gurdwara's certificate as a proof in order for her to get a spouse visa to come to the UK? And the marriage took place in India, correct? Yeah, the marriage took place in India. However, her spouse is British. All right. And the next question? So basically, the question was will the Gurdwara's marriage registry certificate proof be okay for her to attach to her file in order to get the visa for her to come to UK? And my second question is, what else documents does she need to provide apart from the Gurdwara's registry certificate proof in order to get a spouse visa for the UK? What documents are also essential to provide? All right, thank you so much for your call. I'm not very familiar with which department in India issues the marriage certificates. Like, for example, I'll give you an example of Pakistan because that's the most recent one I've done. It's a very similar method in India. I don't know off my head. I'll have to check that, so you can contact me later and I'll tell you. But for example, in Pakistan, somebody goes to a mosque and gets married, which is very equivalent to a Gurdwara. But you still have to go to another office. It's a centralized office in Pakistan where you are then issued a marriage registration certificate. So when you make a spouse application to come to the UK, you need to provide that marriage registration certificate which is issued from the Nadra office rather than the Nikah Nama which is issued from the mosque. Similarly, whether there's a two-step process that the Gurdwara certificate is enough or do you have to go to a central organization in India and get a marriage certificate issued. My understanding is it is this latter where you have to go to the central unit in organization and get a marriage registration certificate issued from the marriage bureau. Now, what is the name of that department? I do not know off my head. I'll need to look that up and then you can contact me, I can tell you. So that is my understanding, that you will have to get the marriage registration registered at an appropriate body, a government body, and then they will issue your marriage registration certificate. And that is the certificate you're going to use in your marriage application, your spouse application. Now, the spouse application itself has three parts. Part number one, your relationship, meaning you're married, you're legally married, you have met each other, and that is the one requirement. The first requirement is the relationship. The second requirement is Appendix FM, we call it, the financial requirement, meaning the sponsor is earning $18,600, which is the required earning for a young couple without children, and
they are sponsoring the spouse, so they are meeting the financial requirement. And the last thing is accommodation. The key things. Accommodation is that the person is able to provide suitable accommodation for the person coming over. Then obviously the applicant itself, because they're going to come here for more than 6 months, they get a 2.5-year visa, they have to obtain a TB test in India, and other than that, they have to pass an English test requirement, which is an IELTS test. So when they contact the IELTS test center in India, whichever city they're living in, they'll tell them which are the grades and the required level you have to pass the test under to qualify for the spouse visa. So it's quite self-explanatory when you fill up the online form, which they can even fill from here, the spouse, if they want to help out the applicant. Otherwise, they can fill in India. Thank you so much for your call. But in terms of the Gurdwara certificate on its own, being able to be recognized, you will have to come back to me and I'll have to check that. Sorry about that. Thank you so much आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई, मेरे 2 सवाल है. एक सवाल ये कि मेरा स्पाउस वीजा लगा था 2019 में जून में जी. तो उसके बाद मैं कंट्री से तकरीबन 2-3 बारी बाहर जा सका हूँ, और मतलब मैं इंडिया की तरफ गया था 2-3 बारी, लेकिन 3 महीने नहीं मैंने पूरे किए, मैं वापस आ गया. और इस दरमियान मैं जॉब के लिए भी अप्लाई करता रहा हूँ, अभी तक जॉब नहीं मिली. तो मेरा ये सवाल था, जब मैं एक्सटेंशन करूँगा वीजे में तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? एक कि मैं अभी 1-1.5 साल के अंदर 2-3 बारी इंडिया भी जा चुका हूँ, और ये मेरा दूसरा साल स्टार्ट हुआ. इस बारी भी मैं एक बारी अभी 2 महीने के लिए रह के आ चुका हूँ इंडिया में. तो इस चीज़ का ये था. और सेकंड ये कि जब एक्सटेंशन होगी मेरे वीज़े की, उसमें क्या मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जॉब का आपने जॉब अप्लाई नहीं की या जॉब मिली नहीं? क्योंकि मैंने अप्लाई किया और अभी तक जॉब्स मुझे मिली नहीं है. एक तो इंटरव्यू हुए थे, तो ये, और लेकिन मेरी वाइफ फुल टाइम काम कर रही है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, जहाँ तक बात है ट्रिप्स की या किसी वजह से आप आ जा रहे हैं, एक्सटेंशन में मैटर नहीं करता, बिकॉज जो रेजिडेंसी कह रहा हूँ, जो आज थोड़ा थका हुआ आपको लग भी रहा होगा, लेकिन जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है वो नेचुरलाइजेशन के वक्त बड़ी रेलिवेंट होती है. उससे पहले ऑफ कोर्स अगर आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से गो में रहें बाय, तो दे डू आस्क कि जी क्यों आप इतना सा रहते. बट ये जो छोटे मोटे आपके ट्रिप हैं, दैट्स फाइन. जहाँ तक एक्सटेंशन के वक्त फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात आती है, देखें, अगर आपकी वाइफ 18,600 कमा रही है, मीनिंग आपके रिक्वायरमेंट वो है, फाइनेंशियल ज़रूरत आपको, तो अगर आप नहीं भी जॉब करें, दे नॉट वरीड अबाउट दैट. लॉट ऑफ कपल्स जॉब करते हैं, लेकिन एक की इनकम इतनी नहीं होती, दूसरे की होती है, वो एक का शो करते हैं. दे ओनली कंसर्न कि आप 18,600 आपके बिटवीन द कंबाइंड इनकम या आपकी वाइफ या आप में से किसी एक की हो, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी मीट हो रही है. थैंक यू सो मच आपकी कॉल की. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आई एम हियर एज ए टियर 2 डिपेंडेंट, और टियर 2 डिपेंडेंट होने की वजह से मेरा जो एक्सटेंशन है वो नेक्स्ट ईयर, ऑलमोस्ट मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर है. लेकिन मेरे एक्सटेंशन में और मेरे ILR के टाइम पीरियड कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं. सो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं एप्लीकेशन एज ए डिपेंडेंट के एक्सटेंशन की डालता हूँ और विद इन दोस 3 मंथ्स वो अप्रूव नहीं होती है, इन प्रोसेस होती. हेलो, सॉरी आपकी आई थिंक लाइन ड्रॉप होगी, बट द प्रजम्पशन आई एम टेकिंग इज़ कि अगर आप डिपेंडेंट एप्लीकेशन डालते हैं और उस प्रोसेस के दौरान आपके 5 साल भी पूरे हो जाते हैं, तो शुड यू वेरी दी एप्लीकेशन. देखें, जब आप वेरी करते हैं एप्लीकेशन, लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, स्पेशली ये उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी केसेस ख़राब हुए हैं जो लोगों के लॉन्ग रेजिडेंस होते हैं और वो वेरी करते हैं एप्लीकेशन को. अब मेरी बात गौर से सुने. अगर आप इन टाइम कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं और होम ऑफिस अभी डिसीजन नहीं ले रहा उस एप्लीकेशन के ऊपर जो 3C के अंडर आती है, अगर आप वेरी करते हैं एप्लीकेशन को, तो एक बात याद रखें, द डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ द डेट ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन. इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, टिपिकल एग्जांपल है, लोग यहाँ डालते हैं फैमिली लाइफ एप्लीकेशन, जा रही है, यहाँ 10 ईयर्स पूरे होते हैं, एकदम वेरी एप्लीकेशन डालते हैं 10 ईयर की, नॉट रियलाइजिंग कि जब यहाँ एप्लीकेशन डालेंगे द डेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी हियर. यानी कि होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि आपको उस नई एप्लीकेशन के ऊपर वीज़ा दे, अदरवाइज वो मुड़ के कहेगा सॉरी जी, डेट ऑफ एप्लीकेशन तो यही है आपकी, ऑल्दो आपने इधर वेरी की है, सो आपकी लीगली 10 ईयर्स पूरे नहीं हुए, फिर केस भी ख़राब होता है आगे जाके. इस तरीके से अगर आपने
ایک ڈپینڈنٹ کی اپلیکیشن ایکسٹینشن کی ڈالی اور ادھر جا کے 3 months کے بعد آپ کے لافلی 5 سال پورے ہوتے ہیں، تو جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 5 years آپ کے پورے ہو جائیں. لیکن کیونکہ آپ ویری کر رہے ہیں اپلیکیشن کو، تو اگر ویری کر کے وہ اس کو کنسیڈر کرتے تو دے کین سے مڑ کے کہ جی ڈیٹ آف اپلیکیشن تو یہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ویری اپلیکیشن کے اوپر ہوم آفس کی ڈسکریشن ہوتی ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں اچھا طارق بھائی پھر اس طرح کر لیتے ہیں، ویری نہیں کرتے، ہم اس اپلیکیشن کو وڈرا کر کے نئی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. وہ بھی بڑا رسکی ہے. I'll tell you why. کیونکہ ٹھیک ہے اب احمد کیس لا کے بعد چیزیں تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں ہاک کی وجہ سے، بٹ کس طرح وہ بھی بعد میں اوور ٹرن ہو جائے، واپس ہم ڈیفالٹ پوزیشن پہ آ جائیں، ہو نوز کہ ایک دن کا گیپ بھی آپ کا لانگ ریزیڈنس بریک کر دیتا ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر سیدھے ہاتھ سے گھی نکلتا ہے، آرام سے ایک چیز ہو سکتی ہے اس کو کریں، اوور کمپلیکیشن اپنی لائف میں کریٹ نہ کریں. بٹ دس واز جسٹ ایک آپ کو ایڈوائس نہیں تھی، انفارمیشن میں دے رہا ہوں، باقی دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی باری آتی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں جی، میری بہن نے ویزا اپلائی کرنا ہے یہ ILR کا 5 سال بعد ریفیوجی ویزے کے بعد، اور وہ کام نہیں کر رہی، تو کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا آفس کدھر بیس ہے؟ ہم لوگ برمنگھم میں ہیں، کہ آپ کدھر ہیں، آپ سے اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے، اور یہ ILR کا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کتنی فیس ہوگی؟ بڑی مہربانی. alright, thank you so much. دیکھیں میم اس شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیٹیلز آپ کو دے نہیں سکتے، تو آئی ڈو سنسیئرلی اپالوجائز. اب آ جاتے ہیں ہم ILR کے اوپر، جو لوگ ریفیوجی اسٹیٹس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. جو اچھی بات ہے نا، آئی ایم ویری ہیپی کہ ہوم آفس نے یہ کیا ہوا ہے کہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے جو لوگ ریفیوجی اسٹیٹس کے اوپر سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں. ہاں اگر آپ انگیج کریں گے کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو کو تو ان کی کاسٹ ہوگی، لیکن ہوم آفس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. اگر آپ کی بہن کام نہیں بھی کر رہی، ناٹ اے پرابلم، ان کو انگلش ٹیسٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایز لانگ ایز آپ نے اپنے 5 سال ریفیوجی اسٹیٹس پہ پورے کر لیے، آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں اپنا سیٹلمنٹ کے لیے، جس کو ہم سیٹلمنٹ پروٹیکشن کے اوپر بولتے ہیں، اور آخری 28 دن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. میننگ جب لاسٹ 28 دن رہ جائیں، کو ہم گریس پیریڈ بولتے ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امیگریشن لا ود طارق صاحب. جی بالکل، آپ شو میں آپ اپنا سوال پوچھ لیں اور میں پھر جواب دے دوں گا. جی السلام علیکم سر، میرا نام عقیل ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ادھر آیا تھا انگلینڈ میں، UK میں 2007 میں. اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی 1-1.5 سال بعد، ایک بیٹا ہوگا میرا، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پھر مجھے 2013 میں جو ہے مجھے پاسپورٹ مل گیا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی کنٹینیو نہیں رہ سکی، کچھ عرصہ پہلے میری ڈائیورس ہوگی. ٹھیک ہے. پھر میں نے پاکستان جا کے شادی کی. ادھر ابھی ایک تو ادھر 2 بچی ہیں میری. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا پاسپورٹ میں پاکستان سے اپلائی کر سکتا ہوں؟ رائٹ آف بورڈ اور برٹش سٹیزن شپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ رائٹ آف بورڈ بہتر رہے گا یا برٹش سٹیزن شپ؟ اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ میری مسز جو ہے وہ انگلش کا ٹیسٹ پاس مشکل ہے وہ کر پائے. آئی ایم ٹرائنگ دو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ وہ پاس کر پائیں. ان کیس اگر وہ نہیں پاس کر پاتی تو کیا اگر میرے بچوں کی برٹش سٹیزن شپ پاکستان سے ہو جاتی ہے، یا میں یہاں سے بھی ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ بھی کوشچن تھا. اور کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی؟ اور ان بچوں کی بیس پہ میری مسز کا ہو سکتا ہے اگر میں یہ 18,600 یہ فائنینشیل بھی کور کر دوں؟ اور بچوں کے ڈاکومنٹس، بچوں کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی پاکستان سے بھی اور یہاں سے بھی؟ پلیز کائنڈلی اگر آپ مجھے آنسر دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی سر آپ کی کال کی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ پلیز ان معاملوں میں نہ پڑیں. رائٹ آف بورڈ بچے اگر برٹش سٹیزن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو لیٹس سیدھے طریقے سے ان کے پاسپورٹ اپلائی کریں. وہ سمپل رول یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں ملک سے باہر اور آپ کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے، اور جس طرح آپ نے بولا کہ آپ کے پاس ادر دین سے ہوئی تھی، میننگ آپ کو بھی آپ کے فادر سے نہیں ملی، تو آپ ان کو پاس آن کر سکتے ہیں.
اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک آن لائن سروس ہے جس پہ جا کے ڈپینڈنگ آپ لاہور اسلام آباد کدھر ہیں آپ نے ادھر سے ان کی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے، یہاں سے فارم فل کر کے، وہ ایک ای میل ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کی وائف ادھر جا کے اپنے کاغذات جمع کرائیں گی اور پھر وہ اس طریقے سے بچے کو پاسپورٹ ایشو کر کے دیں گے۔ جو پاسپورٹ کا فارم ہے اس پہ ہی چیک لسٹ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے دینے ہیں، لیکن جو اپوائنٹمنٹ سیٹ کرنی ہے ڈپینڈنگ آن کہ وہ پاکستان میں کس سٹی کے اندر ہیں وہاں سے وہ نکل آئے گا، وہ ای میل ان کی، ادھر سے وہ آپ ان کو ای میل کرتے ہیں، 2-3 ڈیٹس دیتے ہیں اور وہ بک کرتے ہیں۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے انگلش ٹیسٹ کے، انفارچونیٹلی ان کو پاس کرنا چاہیے، صرف وہ ممانت ہے کہ آپ ایگزیمپشن لے سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈسیبلٹی آپ کو مینٹل کہ آپ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے، وہ آپ کا ایک انہوں نے پرفارما ایک فارم دیا ہوا ہے ہوم آفس نے جو کہ انہوں نے ان کے ڈاکٹر سے بھروانا ہے پاکستان میں اگر کوئی ایسی ان کو پرابلم ہے، ورنہ ہیومن رائٹ اپلیکیشن کافی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کیونکہ بچے بھی انہی کے ساتھ ملک سے باہر ہیں۔ مجھے بار بار بولا جا رہا ہے کہ طارق بھائی ہمارا ٹائم ختم ہونے کو آیا، آئی ڈو اپولوجائز، اگر آپ مجھ سے لمبی بات کرنا چاہتے ہیں مجھے ای میل کر دیں یا رابطہ کر لیں تو آئی کین ٹرائی، یا نیکسٹ ویک شو پہ آ جائیں تو آئی کین ٹرائی آنسرنگ اٹ۔ لیکن کیونکہ ہمارا شو اختتام پہ آیا جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ، پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی، اللہ حافظ۔